तो राजधानी जो कैपिटल है आपके महाजनपदों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमपीएससी हो या बड़ी एग्जामिनेशन यूपीएससी तक क्यों ना हो, अंतर यही होगा कि बड़ी एग्जामिनेशन अगर पीसीएस लेवल तक की अगर बात देने जा रहे हैं तो 4 महाजनपद लेफ्ट हैंड साइड में देगा और 4 कैपिटल राइट हैंड साइड में देगा और उसको बोलेगा आप इसको मैच करो कि ए का डी होगा, 2 का बी होगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आप रेलवे या पीसीएस के रेलवे एसएससी के एग्जामिनेशन में जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा काशी महाजनपद का कैपिटल कहाँ है या अवंती महाजनपद का कैपिटल कहाँ है। और दूसरी जो हमारी टॉपिक संभवतः होने वाली है, अगर टाइम बचेगा कोशिश जरूर मैं करूंगा कि मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी से पहले जो हमारे पास 3 छोटे छोटे वंश आए थे, चाहे वो हरण्यक वंश हो जिसे हमने पितृहंतारी वंश कहा, हर एक बेटे ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे अपना हासिल किया है, तो उस हरण्यक वंश को देखेंगे। हरण्यक वंश के बाद हम शिशुनाग वंश को देखेंगे और उस युद्ध की हम बात करेंगे जो युद्ध बेसिकली आपके सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था, द वॉर ऑफ हाइडेस्पस 326 बीसी। तो वहां तक धनानंद के नंद वंश तक की बात हम संभवतः आज के क्लास में करने वाले हैं। लास्ट क्लास हमने जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म का जो फाउंडर है वो महावीर नहीं है, स्पष्ट मैंने बताया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार जैन धर्म के फाउंडर आप महावीर टिक करके आते हैं, जो कतई एक सही आंसर नहीं है। तो एक बार 2 मिनट के अंदर आपको रिवाइज करता हूं, फिर मैं आगे के आज से क्लास में चलूंगा कि मैंने जैन धर्म में आपको बताया क्या था। मैंने बताया था कि जैन धर्म में तीर्थंकरों की परंपरा थी। तीर्थंकर हम किसे बोलते हैं वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था कि तीर्थंकर बेसिकली हम गाइड को बोलते हैं, कि हम कहीं जाते हैं, किसी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट को देखने जाते हैं या कहीं भी आप जाएं तो देखिएगा कि वहां पे गाइड लोग रहते हैं, वो बोलते हैं सर हम आपको बताते हैं कि इसका हिस्ट्री क्या है ना, कहां से इसकी आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। हाँ, तो उस जैन धर्म का जो तीर्थंकर होते थे उसमें 24 तीर्थंकर थे और 24 में से संभवतः 5 नाम मैंने आपके साथ डिटेल में बताया था कि पहला तीर्थंकर जो जैन धर्म का फाउंडर था उसका नाम ऋषभ देव था। उसके बाद हमने आपके आदिनाथ की बात की थी, फिर हमने अरिष्टिनेमी की बात की थी, फिर हमने पारसनाथ की बात की थी। और पारसनाथ की जब हमने बात की थी तो उसी समय बताया था कि पारसनाथ के 4 नोबल ट्रूथ हैं, 4 आपके नोबल टेक्निक हैं, जिसमें से पहला आपका ट्रूथ है, फिर नॉन वायलेंस है, फिर नॉन पोजेशन ऑफ वेल्थ है और फिर नॉन स्टीलिंग है, मतलब सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना और धन का संचय नहीं करना। ये महावीर के अग्रज, क्योंकि महावीर 24वें तीर्थंकर थे, इस कारण से उनके अग्रज मतलब उनके जो पूर्वज होंगे वो 23वें तीर्थंकर थे जिनका नाम पारसनाथ था, जिनकी 4 आर्षत्र के बारे में अभी मैंने आपको जानकारी दी। महावीर 24वें तीर्थंकर और लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के वैशाली में हुआ था। बिहार का आपके इस महावीर के बारे में मैंने ये भी बताया था कि उनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, बेटी का नाम प्रियदर्शनी था, है ना, और जो वाइफ थी उनका नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में, 30 इयर्स की एज में महावीर ने अपने घर को छोड़ा था। आफ्टर 12 इयर्स इन द एज ऑफ 42 महावीर को इनलाइटमेंट मिला था। ये इनलाइटमेंट जिस नदी के किनारे मिला था वो नदी का नाम मैंने आपको बताया था, उस साल्ट्री का नाम मैंने आपको बताया था। और आफ्टर दिस महावीर वाज कॉल्ड कैवल्य, है ना। तो ये जो ज्ञान प्राप्ति है, जो इनलाइटमेंट ऑफ महावीरा है, उसको हमने कैवल्य कहा। इसके आगे आपको महावीर के तीर्थ बताए, महावीर के 5 आर्षत्र बताए, जिसमें से महावीर ने सिर्फ 5th को जोड़ा था, 4 तो पारसनाथ वाले थे। और अंत में महावीर के मरने के बाद हमने 322 बीसी और 512 एडी में 2 जैन काउंसिल किए हैं। ये बातें करते हुए हमने महावीर के इस जैन धर्म को, चूंकि महावीर 24वें तीर्थंकर थे, उनकी इस जैन धर्म को 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया। एक का नाम बताया श्वेतांबर और दूसरे का नाम बताया दिगंबर। तो ये पुरानी कहानियां जो हमने आपको लास्ट संडे क्लास में बताई थी। लास्ट संडे क्लास में आवाज आ रही है प्रॉपर? देखिए, जो नए स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट जिन्होंने आज तक नए वाले
आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, देखिए आपको सिलेबस का मालूमात नहीं होगा कि एमपीएससी के लिए क्या सिलेबस है, यूपीएससी के लिए क्या सिलेबस है, एसएससी की क्या सिलेबस है। बट एक कॉमन मैं बात बता देता हूं कि जो सिलेबस आपके जनरल स्टडी की है, उस जनरल स्टडी में आपको हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। फिर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है, फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। ये अमूमन एक एवरेज सिलेबस है, छोटे से बड़े एग्जाम, जिसको हमने सम्मिलित रूप से जनरल स्टडी का नाम दिया है। उसके बाद जिस जिस एग्जाम्स के लिए आप कंसर्न प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जामिनेशन का जो एक्चुअल सिलेबस है वो अपने वेबसाइट से आप ढूंढिए, या फोकस कंपटीशन जोन के जो आपके पास बुकलेट हैं वहां भी उसका डिटेल में क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स की क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लिखी हुई है। अदरवाइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा से मैं सिलेबस की जानकारी आपको देता रहता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके महाजनपद की। पहले बता दूं कि महाजनपद होता क्या है, जब तक बोलूं नहीं आप लिखेंगे नहीं। अभी हमारे पास आज के डेट में कितने स्टेट हैं हमारे पास? तो आज के डेट में देयर आर 28 स्टेट्स, 28 स्टेट हैं। अर्लियर इट वाज 29, बट जम्मू कश्मीर आज के डेट में स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी हो चुका है। इस कारण से 28 स्टेट हैं। तो पुराने जमाने में जिस समय राजा महाराजा का काम चला करता था, 6ठी सदी ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना, तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में छोटे छोटे गांव का स्वरूप था, छोटे छोटे गांव थे। उस छोटे गांव को भी तोड़ के हमने अलग अलग कबीलों में बांट दिया था। हम बोलते हैं, देखा होगा आपने ऐसे भी मूवी में कि ये कबीला है ना, इस कबीले का ये सरदार है। कभी देखा था मूवी में? अरे देखा था कि नहीं? नो सर। कभी नहीं देखा? मूवी नहीं देखा? कबीले का सरदार कुछ नहीं। चलो तो बताता हूं मैं। पहले गांव का संरचना था, उस गांव में भी कबीले हुआ करते थे। तो कबीला एक छोटा सा इकाई है ना, बहुत कम लोग जब जमा होते थे तो उसमें बोलते थे ये कबीला है। धीरे धीरे वो कबीला एक बड़ा रूप लिया और उसको हमने बाद में बोला कि ये जन है। तो कबीला वॉज स्मॉलर देन जन। जन कबीला मतलब 5-6 कबीले को आप अगर मिला दें तो जन का आकार, जन का स्वरूप वो लेता था। फिर 2-4-5 जन और जुड़ गए, उनको हमने बोला कि ये हमारा जनपद है। और फिर से 5-10 जनपद अगर मिल गए तो फिर हमने बोला कि ये हमारा महाजनपद है। जैसे आज क्या बोलते हैं कि हमारे पास स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स है, उस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमारे पास विलेज हैं, उस विलेज के अंदर हमारे पास क्या है, तो पंचायत है, अलग अलग पंचायत है। तो पंचायत आप समझ लें कबीला है। गांव या फिर जो शहर है वो समझ ले कि आपका जन है। उससे ऊपर आपका क्या है, तो जनपद है। और जो स्टेट है वो महाजनपद का स्वरूप है। आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि आप स्वरूप बताओ। आप जाने कि कबीला सबसे स्मॉलर, कबीला के ऊपर जन, जन के ऊपर जनपद और जनपद के ऊपर महाजनपद। अभी बात आती है कि महाजनपद आखिर थे कितने? तो देयर वेयर 16 महाजनपद। 16 महाजनपद का इतिहास का साक्ष्य हमें मिलता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि इतिहास को जानने के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 में से कोई एक कड़ी मौजूद होनी चाहिए। जैसे आज हम बोलते हैं कि हमने आजादी पाई, तो किस आधार पे हम बोलते हैं हमने आजादी पाई? तो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है कि ये हमारा रॉलेट एक्ट हुआ, जालियांवाला बाग हुआ, क्रिप्स मिशन आया, हमने कैबिनेट मिशन योजना चलाई, उसके आधार पे हम बोलते हैं कि हमने 1947 में आजादी पाई। तो सिमिलरली किसी भी हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 among 3 पार्ट होने चाहिए। उसमें से पहला है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट, जिसको हम हिंदी में पुरातात्विक सोर्स बोलते हैं। दूसरा है लिटरेरी फैक्ट, जिसे हम साहित्यिक सोर्स बोलते हैं। और तीसरा है कोई फॉरेन विजिटर हमारे इंडिया में आया, कोई बड़ी बुक उसने लिख के चला गया। तो इस 3 में से कोई भी एक साक्ष्य अगर हमारे पास है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास इसका इतिहास है। तो आखिर जो ये बातें मैं बोल रहा हूं, महाजनपद की बातें बोल रहा हूं, इस महाजनपद के बारे में हमें मालूम कहां से चलता है? क्या हमारे पास कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स था? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हम उसको बोलते हैं
जिसको हम टच कर सकते हैं। कोई हमारे पास भवन है, इमारत है ना, कोई क्वाइंस है या फिर कोई स्टैंप है, तो दीज आर द डिफरेंट सोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल। लिटरेरी सोर्स हमने आपको वैदिक में ही बताया था कि हमारे पास 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं, 2 महाकाव्य हैं। तो ये सब लिटरेरी सोर्स के अंदर आपको आते हैं। और फॉरेन विजिटर जैसे फाहियान आपके इंडिया में आया, मेगास्थनीज आपके इंडिया में आया, तो ये सब क्या है, तो फॉरेन विजिटर का पार्ट है। तो आखिर इस 3 में से महाजनपद के बारे में कौन बता रहा था? तो इस 3 में से सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी सोर्स ही आपके महाजनपद को अंकित कर रहा था कि हमारे पास 16 महाजनपद थे। आखिर उस लिटरेरी सोर्स में कौन कौन से सोर्स थे? तो देयर वर 2 इंपॉर्टेंट एंड मेन लिटरेरी सोर्स जिसके बारे में महाजनपदों में कहानियां लिखी हुई है। उसमें से एक बौद्ध धर्म का है और दूसरा जैन धर्म का है। बौद्ध धर्म के जिस ग्रंथ में महाजनपद के बारे में अंकित किया हुआ है उसका नाम था अंगुत्तर निकाय। फिर से बोलता हूं, बड़ी एग्जामिनेशन वाले ध्यान से सुने, एसएससी, एमपीएससी और उसके ऊपर वाले रेलवे के एग्जाम से एक क्वेश्चन कतई आपसे भारी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर से बोलता हूं, बौद्ध ग्रंथ, जिस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की कहानियां का इतिहास छिपा हुआ है, लिखा हुआ है, उसका नाम था अंगुत्तर निकाय। और जिस जैन ग्रंथ में आपके महाजनपदों की जानकारियां दी हुई है उसका नाम था भगवती सूत्र। बड़ी बात है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 2 ग्रंथ, एक बौद्ध एक जैन, अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का है और भगवती सूत्र आपके जैन धर्म की। ये 2 बड़ी ग्रंथ हैं, ये 2 बड़ी किताबें हैं जिसमें महाजनपद कितने हैं, तो बार बार मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महाजनपद 16 थे और 16 के कैपिटल आपको किसी भी कंडीशन में आपको याद करना है। आज जैसे आपने 28 स्टेट्स के कैपिटल या फिर उसके मुख्यमंत्री या उसके गवर्नर का नाम याद किया हुआ है, आज के बाद 2 मिनट के लिए आप 28 स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, उनकी कैपिटल भूल भी जाते हैं तो भी चलेगा, बट इस 16 महाजनपद जिनकी कहानियां मैं सुनाने वाला हूं उसकी कैपिटल को भूलना नहीं है। इस 16 महाजनपदों में 3 ऐसे महाजनपद थे जो बिहार के क्षेत्र में थे, 8 ऐसे महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश, बड़ा प्रदेश है आपके पॉपुलेशन के आधार पे, तो 8 ऐसे महाजनपद थे जो आपके उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द फैले हुए हैं। तो 8 हो गए आपके उत्तर प्रदेश में, 3 हो गए आपके बिहार में, तो 8 and 3 become 11, बच गए आपके कितने, तो 5। 5 में से 2 ऐसे महाजनपद हैं जो आपके आज के डेट में इंडियन टेरिटरी से बाहर हैं, मतलब वो पाकिस्तान का पार्ट हैं। नाम बताऊंगा आगे चल के, उनका नाम तक्षशिला है या फिर कंबोज है, ये आपको बाद में बताऊंगा। अभी ध्यान में रखें कि उसमें 3 बिहार के हैं, 8 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 पाकिस्तान के हैं, 1 आपका कैपिटल में आज भी मौजूद है तो दिल्ली हो गया, 1 मध्य प्रदेश का है और 1 राजस्थान का है। क्या क्या बोला मैंने बोला बिहार में कितने, तो 3। मैंने बोला उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा पॉपुलेशन उसी स्टेट का है, 22 करोड़ पॉपुलेशन उस स्टेट के हैं, 8 महाजनपद उस स्टेट से आते हैं, 2 पाकिस्तान प्रांत में आज के डेट में है, 1 मध्य प्रदेश में है, 1 राजस्थान में है और 1 आपके राजधानी दिल्ली में है। ये जो महाजनपद हैं, ध्यान से सुन रहे हैं या फिर मजा नहीं आ रहा सुनने में? सुन रहे हो क्या? हाँ। आवाज आ रही है बाकी लोगों को? हाँ। आज तो बहुत सारे नए हैं, क्या इनको समझ में आएगा? तेज, आपकी पहली क्लास है तेज? यस सर। अच्छा मैडम, आपकी पहली क्लास है, क्या है आपका एम क्या है? सर एसएससी बैंक एंड रेलवे सर। मैडम क्लास की टाइमिंग अगर 4 बजे है तो 4 बजे क्लास को ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मैं मुखड़ा क्या बताता हूँ वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शुरुआत की 15 से 20 मिनट की मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं बकवास करता हूँ, है ना। 15 से 20 मिनट ही मैं अवधारणा देता हूँ और उसी अवधारणा के आधार पर पूरी क्लास चलती है। अगर 15 मिनट के बाद आप ज्वाइन कीजिएगा पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है
है ना। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप बैंक की ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज आप टाइम पे ज्वाइन कर लें। मैं भले ही 1-2 मिनट लेट ज्वाइन करूंगा तो चलेगा, लेकिन आप लेट से अगर आएंगे और मैं उससे पहले अगर अवधारणा दे दिया तो फिर आपको पूरी क्लास कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि गंगा किस दिशा में बह रही है। चलिए, तो मैं बता रहा था कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इस 16 महाजनपदों को हमें 2 नजरिए से देखना है आज के बाद। एक नजरिया वैसा है जिसमें वंश, जो वंशानुगत परंपरा है, जिसमें राजा महाराजा क्या करते थे, तो शासन करते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये वंशानुगत परंपरा। जैसे आप देखते हैं, एक्चुअल जो आप देखते हैं कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार है, उसके बाद उसका बेटा सम्राट अशोक है, तो ये सब क्या है, वंशानुगत वंश है ना, जिसको हम बोलते हैं मोनार्ची सिस्टम। और दूसरा क्या है, तो दूसरा आज का हमारा गणतंत्र है। तो एक हो गया राजतंत्र, राजतंत्र में राजा शासन करेगा, राजा के बाद उसका बेटा शासन करेगा, उसका बेटा के बाद उसका बेटा शासन करेगा, दैट इज कॉल्ड मोनार्ची, दैट इज कॉल्ड राजतंत्र। तो राजतंत्र का उल्टा क्या है कि भाई हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, हम उस परिवार के से हम मुक्ति पाना चाहते हैं, हम हमारा राजा बनाना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड गणतंत्र, रिपब्लिक जिसे हम कहते हैं। कहते हैं ना, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। क्यों? क्योंकि हमने सर्वोच्च व्यक्ति को खुद से चुना है, हमने प्रधानमंत्री को चुना है, इस कारण से हम गणतंत्र हैं। तो हमें आपके महाजनपद को 2 नजरिए से देखना है। एक नजरिया है राजतंत्र का, दूसरा नजरिया है गणतंत्र का। एमपीएससी और यूपीएससी ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। किसी का माइक ऑफ ऑन है उसको ऑफ कीजिए। एमपीएससी, यूपीएससी, एनएसएससी ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। कम से कम ये क्वेश्चन 20 टाइम्स आपके एग्जामिनेशन पूछा हुआ है, एवरेज में बात कर रहा हूं। 20 टाइम्स ये पूछा गया है कि भारत का पहला रिपब्लिक स्टेट कौन सा है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। जैसा मैं बोल रहा हूं ठीक वैसा ही आपको याद करना है कि भारत का पहला रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र जैसी सिस्टम आज हमारी है कि हम चुनते हैं तो हमारा चुना हुआ व्यक्ति शासन करेगा। ये अवधारणा सबसे पहले जिस महाजनपद में पूरे भारत में आई थी उसका नाम था लिच्छवी महाजनपद, जिसकी राजधानी वैशाली है, और उसी वैशाली में आपके महावीर का जन्म 540 बीसी में हुआ था। आने वाले क्लास में जब मैं बोर्ड में लिखने की शुरुआत करूंगा तो बताऊंगा कि लिच्छवी के साथ साथ और कौन से गणतंत्र थे, बट लिच्छवी के साथ मैं और भी 5 गणतंत्र का नाम बताऊंगा। तो ये 6 गणतंत्र को आप छोड़ दें, बाकी जितने भी 10 महाजनपद होंगे वो राजतंत्र पे आधारित होंगे। इसका मतलब यह है कि हमें अलग अलग टुकड़ों में कौन महाजनपद राजतंत्र है, कौन महाजनपद गणतंत्र है, याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 6 को आप याद कीजिए कि रिपब्लिक महाजनपद है, इस 6 को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे के सारे आपके क्या होंगे, तो मोनार्ची सिस्टम पे बेस्ड महाजनपद होंगे। ये है आज के पहले टॉपिक की अवधारणा। इसके बाद जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो बोर्ड पे लिखूंगा। आपके पास अगर नोटपैड या पेन नहीं है तो नोटपैड और पेन आप जरूर अपने पास रखें, और जैसे जैसे मैं बोलता हूं उसको लिखने की आप शुरुआत करें। चलिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 6 बीसी में हम मौजूद हैं। हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हमारी जो टॉपिक है वो है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। ये एक मिनट, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? धीरे आ रहा आवाज। अभी देखो ओके है? आवाज आ रही है अभी? यस सर, स्लो है, बहुत स्लो है। अरे चलो अभी ठीक हो गया।
हमने क्या बोला, हमारा जो आकार है वो पहले किस चीज का था, तो कबीले का था। कबीला जब बड़ा हुआ तो उसने जो आकार दिया वो जन का सर है। बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। एक मिनट होल्ड करो। चलो, कबीला, आवाज ओके है अभी? Yes, sir. हाँ, कबीला बिकम जन, जन बिकम जनपद, एंड जनपद बिकम महाजनपद, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सिलौट से आप करते हैं तो ये कबीला है, कबीले के ऊपर क्या हो गया तो जन हो गया, जन के ऊपर क्या हो गया तो जनपद हो गया, और जनपद के ऊपर क्या हो गया तो हमारा महाजनपद हो गया। तो महाजनपद मतलब सबसे बड़ी जो हमारी इकाई होगी वो महाजनपद की होगी। फटाफट लिखते चले इसको। 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 6th सेंचुरी, 6ठी सदी ईसा पूर्व की हम बात कर रहे हैं। 16 महाजनपद की बात कर रहे हैं। महाजनपद की अवधारणा मैंने आपको दे दी कि महाजनपद बेसिकली होते क्या है। हटाओ, आज वो घाटकोपर वाला नहीं है क्या? घाटकोपर डॉन नहीं है शायद, आज गायब है। हटाओ इसे। जब मैं कुछ पूछूं कि आवाज आ रही है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसका फटाफट जो भी सुन रहे हैं वो रिवर्ट करें, नहीं तो फिर मेरा 2 सेकंड का 10 सेकंड का टाइम इसी में चला जाता है कि आवाज आ रही है कि नहीं। फिर 10 सेकंड आप सोचते हैं कि मैं बोलूं या वो बोले, है ना। जैसे ही मैं पूछता हूं जिनको आवाज आ रही है ऐसा बोलने का, हटाओ इसे। हाँ सर। Yes, sir. यस यस यस, ये हुई ना बात। अरे आ रही है तो यस, उसमें क्या सोचने का, कौन बोलेगा, दादर पहले बोलेगा, बड़ी वाली पहले बोलेगा, यस सर, नो सर, काम खत्म। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इस महाजनपद का जो इंफॉर्मेशन है वो आपके आता कहां से है। हिस्ट्री का जो सोर्स है वो क्या है, तो लिटरेचर है। लिटरेचर है। लिटरेचर में से कौन सा लिटरेचर है, तो 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे बौद्ध लिटरेचर, और दूसरे को हम क्या बोलेंगे तो जैन लिटरेचर। बौद्ध लिटरेचर में कौन सी बुक है, कौन सा ग्रंथ है, तो अंगुत्तर निकाय। देखिए कैपिटल में मैं लिख रहा हूं और बड़े कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं। इसका आंसर की जो इंपॉर्टेंस है उसको आप महसूस करें। ANGU, अंगुत्तर निकाय। ये एक बुक है जो बौद्धिस्ट लिटरेचर है जिसमें से हमें जानकारी मिलती है। और यहां पे क्या है तो भगवती सूत्र। So these are 2 main source of history about 16th Mahajanpad. One relates from Baudd religion and other from Jain religion. Bauddhist literature was called Anguttara Nikaya and Jainist literature was called Bhagavati Sutra. चलो आगे। Yes, sir. Yes. अभी क्या जानना है आपको, तो अभी आपको जानना है कि आखिर वो 16 नाम कौन से हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं। उस 16 नाम से पहले मैंने आपको क्या बताया कि उस 16 को जिस पार्ट पे हम तोड़ के देखेंगे वो पार्ट कौन सी होगी, तो वो पार्ट होगी बिहार की। बिहार में कितने को हमें देखना है, तो हमें 3 को देखना है। वो पार्ट होगी आपके उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कितने को देखना है, तो हमें 8 महाजनपदों का नाम जानना है। एक दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, हमारा कैपिटल है, बीच में है, तो हमने उसे भी बीच में डाला है, सेंटर में डाला है, एक दिल्ली।
एक फिर कहां चले तो मध्य प्रदेश में हम चलते हैं, वहां भी एक कहां चले तो एरिया के आधार पे सबसे बड़े प्रदेश में हम चलते हैं, राजस्थान एक। और इसके बाहर जब हम जाएंगे तो पाकिस्तान की हम बात करेंगे, तो पाकिस्तान की जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम 2 की बात करेंगे, और जब 2 की बात करेंगे तो ये 16 होगा। आपसे पूछा जाएगा which of the following महाजनपद is not from उत्तर प्रदेश रीजन, which of the following महाजनपद is not from बिहार रीजन, तो उसमें से आपको आसानी होगा कि बिहार में 3 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1, दिल्ली में 1, पाकिस्तान में 2 और 16 ये नाम है। इसको बाइफरकेट करें आप। एक बार फिर से मैं लैपटॉप कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। दो मिनट होल्ड कीजिएगा। चलिए, कुछ तो इशू आज है। सबसे पहले कहां चले तो इस 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद था, क्या कहते हैं ना कि महाजनपद भी आपस में लड़ते थे और वो चाहते थे कि हम सर्वोच्च हों, वैसे ही 16 महाजनपद में जो महाजनपद सबसे आखिरी में सबसे ताकतवर बन के सबसे उभरता हुआ सामने आया उसका नाम था मगध महाजनपद। और यही वो मगध महाजनपद है जिसने आगे की पूरी कहानियां आपके इस एंशिएंट हिस्ट्री में लिखी है। क्योंकि तो इसी मगध महाजनपद में आपके हरण्यक वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, शिशुनाग वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, या नंद वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, या मौर्य वंश का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्योंकि तो मगध महाजनपद की जो राजधानी पहले राजगीर थी वो बाद में चल के पाटलिपुत्र हो गई। तो ये मगध आखिर है कहां, तो मैं बात कर रहा हूं कि पहले राजगीर थी फिर पाटलिपुत्रा हो गई। इसका मतलब पाटलिपुत्रा होना हो पटना होगा, और पटना होना हो बिहार का पार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार, जिसमें हमने बताया कि 3 महाजनपद हैं, उस 3 महाजनपदों की राजधानियां हमें देखनी है। तो पहला नाम तो वही जो अभी मैं बता रहा हूं, अभी मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड जो भी बात मैं लिख रहा हूं वो महाजनपद का नाम होगा महाजनपद। लेफ्ट हैंड साइड जो भी मैं लिखूंगा महाजनपद होगा, और राइट हैंड साइड जो भी मैं लिखूंगा वो उस महाजनपद की कैपिटल होगी। तो पहला नाम, बड़ा नाम मगध, मगध महाजनपद। कैपिटल किधर, तो कैपिटल पहला लिखेंगे राजगीर, और राजगीर के स्लैश में आप लिखेंगे पाटलिपुत्रा, कि पहले वो राजगीर कैपिटल हुआ करता था, बाद में पाटलिपुत्रा, राजगीर, मगध लिखें, मगध कैपिटल पाटलिपुत्रा। दूसरा वज्जी संघ, वज्जी कैपिटल, और तीसरा अंग, ANGA। तो अंग का पहले लिखता हूं कि अंग की जो कैपिटल थी वो थी चंपा,
चंपा जो आज के डेट में है वो भागलपुर के नाम से हम जानते हैं। तो चंपा, आप जो नाम याद रखेंगे वो चंपा ही याद रखेंगे। चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद, और ये अंग बिहार का महाजनपद था। वज्जी, वैशाली, और 1,00,000 बार यहां पर अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। फिर से मैं बोलता हूं, 1,00,000 बार इसको अंडरलाइन कीजिए और इसके ब्रैकेट में लिखिए फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का पहला गणतंत्र वज्जी है। अगर आपके चॉइस में वज्जी नहीं है तो फिर आप उसके कैपिटल वैशाली को टिक मार्क करेंगे, क्योंकि यही वो वज्जी या उसकी कैपिटल है जो भारत का पहला गणतंत्र महाजनपद था। लिखें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में 3, मगध का राजगीर या पाटलिपुत्रा, वज्जी का वैशाली और अंग का चंपा। जब आप ये लिख लें तो हम उत्तर प्रदेश में 8 की बात करेंगे। और लिखें फटाफट। तीन नाम बिहार से, 8 नाम उत्तर प्रदेश से। चलिए अब 8 की बात करते हैं। हटाओ इसे। Yes, sir. अभी जो आपके प्रधानमंत्री साहब हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? कौन सी कंस्टिट्यूएंसी है? प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के मेंबर हैं। लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं अक्रॉस इंडिया। उस 543 में जिसकी मेजोरिटी ½ + 1 होगी वही गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। उस कड़ी में आपके प्रधानमंत्री, जिस समय इलेक्शन हो रहा था 2014 का लास्ट इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें पहली बार प्रधानमंत्री मोदी साहब आपके पीएम बने थे, उस समय वो 2 जगहों से खड़े थे, गुजरात और दूसरा ये वही नाम है जिसके बारे में लिख रहा हूं, नाम है काशी। काशी, और इस काशी की कैपिटल आपको याद रखना है वाराणसी। वाराणसी, काशी, वाराणसी। दूसरा नाम और भी आपको याद रखना है, कौशल हो गया या वत्स हो गया। तो कौशल नाम थोड़े से अटपटे हैं, क्या कर सकते हैं, आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। कौशल, कौशल के बाद तीसरा वत्स। तो ये 3 नाम पहले आप लिखें, राजधानी हम बाद में लिखेंगे। काशी, कौशल, वत्स, उसके बाद मल, उसके बाद 5वां चेदी, CHEDI। काशी, कौशल, वत्स, मल और चेदी। फिर पंचाल, सूरसेन और अस्मक। छठा PANCHAL, पंचाल। उसके बाद अस्मक। एक और कोई छूट गया है, काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, चेदी, पंचाल, अस्मक और एक है सूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा। सूरसेन। नीचे से कैपिटल की शुरुआत करते हैं। द कैपिटल ऑफ सूरसेन, जो मैंने सूरसेन लिखा वो दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ, सूरसेन की कैपिटल है मथुरा। अस्मक की कैपिटल है पैठान। चेदी की कैपिटल पहले लिखता हूं शक्तिमती। मल की कैपिटल लिखता हूं, एक को भी छोड़ता हूं, देखता हूं याद आता है तो लिखता हूं। मल की कैपिटल, 2 कैपिटल है मल की, बहुत अच्छी उसकी हिस्ट्री है। देखिए इससे पहले जो हमने किताबें पढ़ी या फिर जो क्लासेस की
वो हमने बेसिकली महात्मा बौद्ध के बौद्ध धर्म और महावीर 24वें तीर्थंकर के जैन धर्म की बातें की है। और दोनों के डेथ की बातें मैंने आपके साथ की है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जबकि महावीर का मृत्यु डेथ पावापुरी में हुआ था। तो दीज टू आर द कैपिटल ऑफ मल्ल महाजनपद। तो बहुत बड़ा हिस्ट्री आपके इस मल्ल महाजनपद से है। एक है कुशीनगर। कुशीनगर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो यहीं पे आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और दूसरा कौन सा है? तो पावापुरी। ये इस कारण से इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महावीर का डेथ हुआ था। तो सोच रहे हैं दो बड़े महात्मा, दो बड़े आत्मा का अगर डेथ एक ही महाजनपद में हो तो उस महाजनपद का इंपॉर्टेंस आपके और आपके एग्जामिनेशन के लिए कितनी बड़ी बात होगी। इतनी बात लिखें, फिर जैसे जैसे याद आता है वैसे आप बताता हूं। लिखें काशी का वाराणसी। पहले ये 8 नाम लिखें, उसके बाद राजधानी आप लिखिएगा। पहले ये 8 नाम लिखें। 3 नाम सर मल का वो क्या लिखा है आपने सेकंड? कुशीनगर के बाजू में किसका? पावापुरी। कुशीनगर के बाजू में लास्ट आप थी? नहीं। लास्ट अच्छा नहीं थी तो फिर लिखो पावापुरी। यहाँ पे महावीर का डेथ हुआ था। काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, देखिए सुने, श्रावस्ती ये वही जगह है, फिर से बोलता हूं, जो लास्ट के दोनों क्लास में मेरे साथ मौजूद हैं। संभवतः इस श्रावस्ती को देख के एक चीज तो आपको दिमाग में आया होगा कि हमने ये श्रावस्ती का नाम सुना है। मैंने बताया था कि जिस समय महात्मा बुद्ध ने आपके घर पे छोड़ा था उसको हमने बोला था महावीर निष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को जिस समय आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको हमने बोला था निर्वाण। और फिर हमने ये बताया था कि आफ्टर एनलाइटमेंट, आफ्टर निर्वाण, महात्मा बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट स्पीच इन पाली लैंग्वेज एट सारनाथ। और वहीं पे मैंने आपको नोट लिखवाया था कि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश जिस जगह पे दिया था वो जगह यही है। सारनाथ was the place where Mahatma Buddha delivered his first speech, but Shravasti was the place where Mahatma Buddha delivered his highest speech. है ना, इस कारण से नामांकित कर रहा हूं आपको। वाराणसी तो आप जानते ही हैं, श्रावस्ती हमने आपको पहले भी हिस्ट्री में बताया है कि महात्मा बुद्ध का रिलेटेड है। वत्स का कौशाम्बी, मल की दोनों राजधानियां दोनों धर्म से जुड़ी हुई हैं। दोनों धर्म के दोनों महापुरुष का डेथ इसी महाजनपद में हुआ है। इस कारण से मल इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेटी का शक्तिमती है। पांचाल, पांचाल का जो एक छूट गया है कांपिल्य, अस्मक का बैठान है और सूरसेन का मथुरा है। तो ये 8 नाम, उसकी राजधानियां, उत्तर प्रदेश का काम तमाम। कोई पूछो, कंफ्यूजन अपने मन में मत रखिए। लिखिए और बताइए कि सर ने लिख लिया है। चलो आगे। हाँ सर। सबका हो गया? हाँ सर। गुड। कितने हो गए अभी तक? 2 सर। 2 हुए हैं, मतलब 2। अभी कितने हो गए? 11 सर। 11 हो गए। अभी कहाँ चले? चले दिल्ली पे? यस सर। यस। पहले चलते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद, उसका नाम था अवंती, और उसकी एक राजधानी जिसका नाम था उज्जैन। तो एमपी
एमपी में जो महाजनपद है उसका नाम था अवंती, AVANTI, और उसकी कैपिटल है उज्जैन। लिखें मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान बड़ा बीजेपी का गढ़, और उज्जैन उसकी कैपिटल। उसके बाद ज्योग्राफिक, मतलब अगर आप पूछें कि लैंड के आधार पे सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है, जैसे बोलते हैं पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, वैसे ही अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा प्रदेश राजस्थान है और सबसे छोटा आपका गोवा है। तो राजस्थान में कितने हैं, तो एक है, और एक कहां पे है, तो एक है आपका दिल्ली। तो पहले दिल्ली लिखते हैं, फिर राजस्थान लिखेंगे। दिल्ली का नाम था कुरु, KURU, कुरु, और उसकी कैपिटल थी, आज भी हम बोलते हैं, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। तो ये दो लिखें, फिर राजस्थान का हम लिखते हैं। फिर राजस्थान का नाम था मत्स्य, और उसकी कैपिटल थी विराटनगर। राजस्थान में लिखें मत्स्य, और उसकी कैपिटल विराटनगर। आपके एग्जामिनेशन में इस 16 में से एक क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा संभवतः आपको देखने को मिलेगा। इस कारण से मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस देकर आपको बताने की कोशिश करता हूं। लिखें ये, फिर हम चलेंगे पाकिस्तान पे। सोलह महाजनपद और उससे जुड़ी हुई सारी बात, खासकर जो बुक अंगुत्तर निकाय का है बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्धिस्ट बुक अंगुत्तर निकाय, उसकी दूसरी बुक जिसका नाम था आपका भगवती सूत्र। एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं। 81656030020020। चलिए चलते हैं सबसे प्यारे प्रदेश पाकिस्तान पे। पाकिस्तान, देखिए ऐसे भी जिस समय आपको भारत की यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा और नालंदा विश्वविद्यालय का नाम बताऊंगा या विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम बताऊंगा, उस समय उसके तर्ज पे एक और विश्वविद्यालय का नाम बताऊंगा जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय, मतलब विश्व की सबसे प्राचीनतम ये सब यूनिवर्सिटी है। तो अगर तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी तो आखिर तक्षशिला है क्या? तो तक्षशिला एक कैपिटल है, और वो कैपिटल जिस महाजनपद की थी उसका नाम था गंधार। तक्षशिला उसकी कैपिटल। तो लिखें पाकिस्तान में दो, गांधार उसकी कैपिटल तक्षशिला, और एक और है कंबोज। यस, कंबोज जैसे कैपिटल है राजपुर। राजपुर स्लैश में हाटक। राजपुर या हाटक both are the capital of Kamboj, and at present Kamboj is in Pakistan. दूसरा गांधार उसकी कैपिटल
तक्षशिला, प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला थी, बट अभी तो कई विश्वविद्यालय हैं। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, तक्षशिला विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया, ये आने वाले क्लास में आपको बताऊंगा। और अंत में आपको क्या बता रहा था, अंत में बताया था मैंने कि देयर आर 5 ऐसे महाजनपद हैं जो रिपब्लिक हैं, और 5 को छोड़ दें तो 11, पहले 6 बताया था, लेकिन अभी आप जाने कि 5 ऐसे महाजनपद हैं जो रिपब्लिक हैं, गणतंत्र थे। और इस 5 को छोड़ दें तो बाकी जो 11 हैं वो क्या है, तो मोनार्ची सिस्टम बेस्ड है, मतलब राजतांत्रिक हैं। तो यहां पर तोड़ देता हूं, महाजनपद टाइप्स में आप लिखेंगे, एक लिखेंगे मोनार्ची और दूसरा लिखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक में पहला नाम क्या लिखूं मैं, रिपब्लिक में पहला नाम क्या लिखूं, वज्जी। यस, वेरी गुड। रिपब्लिक में पहला नाम मैं लिखता हूं वज्जी, उसकी कैपिटल मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाया था और 1 लाख बार अंडरलाइन भी करवाया था। तो वज्जी जिसकी कैपिटल वैशाली थी, वो पूरे भारत का पहला गणतंत्र था। मैं कहीं भी अपने पेन से मोनार्ची कौन थी, मोनार्चियल कौन सी महाजनपद थी वो लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको ऑड मैन आउट करने में आसानी होगी। मैं सिर्फ 5 वैसे महाजनपदों का नाम आपके बोर्ड पर लिख रहा हूं जो रिपब्लिक बेस्ड थे। उसके बाद आप जो 11 होंगे वो मोनार्चियल होंगे। तो वज्जी 1, वज्जी के बाद मल और पांचाल, वज्जी के बाद दूसरा ये मल। मल के बारे में क्या बताया मैंने, मल के बारे में क्या बताया, और कुछ इसकी बताया कैपिटल नहीं? में, इसके कैपिटल में महावीर का डेथ हुआ है। क्या है कैपिटल, पावापुरी। कैपिटल कहाँ है, ये पावापुरी। और क्या बताया, उसकी कैपिटल में सिर्फ महावीर का ही डेथ नहीं हुआ है, उसकी कैपिटल में महावीर के डेथ के साथ साथ जो आपकी कुशीनगर है वो भी उसकी कैपिटल थी जहां पे महात्मा बुद्ध का डेथ हुआ था। तो इस टाइट को 2 टैबलेट तोड़िए, एक में लिखिए मोनार्चियल, दूसरे में लिखिए रिपब्लिक, और रिपब्लिक में ये 5 महाजनपद लिखे हैं, और यहाँ पे फिर से आप लिखेंगे फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया। most important line of this topic. ये है आपकी पूरी महाजनपद की बातें। 1 मिनट वेट कीजिए। यस, तो ये है पूरी महाजनपद की आपकी बातें। जिस गंभीरता के साथ मैंने आपको बताया है उसी गंभीरता के साथ आप याद रखेंगे। 2 मिनट के अंदर मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने आज पढ़ा क्या है। 2 मिनट से मेरे को सुने और अपने नोटबुक पे नजर रखें कि ये चीजें क्या हमने आज पढ़ी है। मैंने बोला कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में आज हम खड़े हैं, और इस 6ठी सदी ईसा पूर्व में जिस टॉपिक को आज हम कंपाइल करेंगे वो टॉपिक था 16 महाजनपद। इस 16 महाजनपद की बातें जिस 2 बड़े ग्रंथ से हमें मिलती हैं, उसमें से एक बौद्ध का है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जैन का है जिसका नाम है भगवती सूत्र।
हमने फर्दर इस महाजनपद को दो पार्ट में तोड़ा। एक को बोला कि हमारा मोनार्चियल सिस्टम बेस्ड आपका महाजनपद है, जिसमें 11 नाम हमने आपको बताए हैं, और बताए तो नहीं है लेकिन आप समझ जरूर गए हैं। और 5 ऐसे महाजनपद है जो आपके रिपब्लिक है। रिपब्लिक में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा जो बोल्ड करके 1 लाख बार मैंने लाइन लगवाया वो ये था कि वजीर आपका भारत का पहला रिपब्लिक है। वर्जी के साथ साथ पंचाल हो, कुरु हो, ये आपके 5 ऐसे महाजनपद हैं जो रिपब्लिक हैं। उसके बाद हमने आपको बोला कि ये 16 महाजनपद में हमें 3 महाजनपद बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखने हैं, जिसमें से मगध, वज्जी और अंग का नाम हमने बताया है। हमने उसके बाद 8 ऐसे महाजनपद हैं जिसको हमने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तोड़ा, जिसमें से हमने आपको काशी, कौशल, वत्स, मल, चेदी, पंचाल, सुरसेन और अस्मत का नाम बताया है। बाद में हम पाकिस्तान की ओर चले थे, जिसमें हम कंबोज और गांधार की हमने बातें की थी। हम उसके ऊपर दिल्ली कुरु की बातें हमने की थी, राजस्थान के मत्स्य की हमने बात की थी, और मध्य प्रदेश के अवंती और कैपिटल उज्जैन की बात करके हमने आपके इस महाजनपद के टॉपिक को खत्म किया है। अभी आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? नो क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा फिर मैं पूछना शुरू कर दूंगा। नहीं है, चलो ठीक है। आपके पास नहीं है, मेरे पास तो क्वेश्चनों का भरमार लगा हुआ है। अक्षता के पास चलते हैं। अक्षता, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ मैडम, कितने दर्शन थे? वैदिक सिविलाइजेशन दर्शन कितने हैं? 6 हैं या 4 हैं? 6 दर्शन है। 6 दर्शन हैं। मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि कौन सा वैसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों हैं, कहानियां भी हैं और उसमें पंक्तियां भी लिखी हुई हैं। कौन सा ऐसा महाजनपद जिसमें वर्स और प्रोज दोनों हैं? कौन सा ऐसा वेद है? ऋग्वेद है या सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है, या फिर आपका उपवेद में आपका शिल्प वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है? कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों हैं? As in verse and prose you are meaning? यस यस, किसमें है? यजुर्वेद। अरे वाह, किधर से देख लिया मैडम? सर नहीं देखा, आपको आवाज सुनाई दिया? वेरी गुड। हाँ, आवाज तो नहीं सुनाई दिया, वो तो ठीक है, वो तो बहुत स्मार्ट हो तुम। वेरी गुड, ठीक है। चलो दीपक विश्वकर्मा। दीपक विश्वकर्मा, माइक को अनम्यूट करो। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? दीपक, आपने माइक तो अनम्यूट किया लेकिन बोलना भी पड़ता है। दीपक, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। आपने इसके पहले वाला क्लास अटेंड किया है? हाँ सर। क्या पढ़ाया था? अभी तक क्या पढ़ाया आपने? सर बैंक के रिलेटेड। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? दीपक, go went and gone. Very good. शुक्र मनाइए कि मैं आपका फिजिकल फैकल्टी नहीं हूं। राम्या, चलो राम्या से तो पूछ लिया हमने। तयेश के पास चलते हैं। तयेश नहीं, उनकी पहली क्लास है। विमला पटेल। जी सर बोलिए। मैडम, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास हमने? जैन धर्म। मेरे को ये बताओ मैडम कि हड़प्पा एक सभ्यता थी। इस हड़प्पा के सभ्यता में हम कपास का पैदावार अपने कपड़ों को पहनने के लिए हम करते थे, कॉटन ड्रेस को।
इस कॉटन को हड़प्पा वासी किस नाम से जानते थे? सिंडोम। वेरी गुड, ग्रेट। और सिर्फ इतना बता दो मैडम कि दिलमन क्या था, छोड़ दूंगा आपको। What was Dilmun in परिपेक्ष of हड़प्पा civilization? दिलमन आपने बताया था क्या? वो मेसोपोटामिया और उसके बीच का कुछ ट्रेड लाइन था सर। अरे क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा याद रखना चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा एक बात हो, लेकिन सर हमने पढ़ा था कि ट्रेड से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच का सबसे बड़ा व्यापारिक हमारा केंद्र। इतना ही बात बताया तो काफी है, वेरी गुड, है ना, थैंक यू। ऐसा ही याद रखिए, कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पूर्वा, पूर्वा आवाज आ रही है? जागो जागो जागो, पूर्वा आवाज आ रही है क्या? नहीं, क्यों आप आवाज क्यों नहीं आती? मुझे तो यही पता चलता है। प्रियंका वाडेकर, ऐसा कोई प्रॉब्लम है क्या जूम में? जो मैं बोलता हूं वो सबको सुनाई दे, लेकिन बाकी लोग बोले मुझे नहीं सुनाई दे। ये वन वे कम्युनिकेशन चलता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चलो हर्षदा के पास चलते हैं। हर्षदा, हर्षदा आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस मैडम, कहां से क्वेश्चन पूछूं? मुझे तो ये बहुत खुशी होती कि अगर कोई स्टूडेंट सामने में आके बोलता कि सर मुझसे मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछो। जितनी बातें आपने मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्टिंग फ्रॉम 1857 सिपाही रिवॉल्ट से लेके 1947 हमने जब तक आजादी नहीं पाई उस समय तक की जो इतिहास आपने मुझे बताई है, उसमें से कहीं का कोई भी रिवॉल्ट पूछो, कोई भी व्यक्ति का नाम पूछो, कोई भी ऐसा हिस्टोरिक फैक्ट पूछो, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। कोई है ऐसे जो बोले कि सर आप मुझसे जाले वाला बात पूछो, आप मुझसे काकोरी रेल डकैती पूछो, आप मुझसे चौरी चौरा स्कैंडल पूछो, आप मुझे सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछो, आप मुझसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट पूछो, कोई है? कहेंगे सर ये तो अजूबा लग गया, आप क्या बता रहे हैं, ये तो हमने सुना ही नहीं है। सुना है सर। सुना है, बट सुनने के बाद भी सर नया लग गया। अजूबा लगेगा उनको जिन्होंने आज तक नहीं सुना, नया लगेगा उनको जिन्होंने सुना तो है लेकिन भूल गए, रिवीजन नहीं किया है ना? बट रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन इज द ओनली। सर आपकी वॉइस काफी स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अब प्रॉपर है। ठीक है, ओके। चलिए तो आज की एक सर वॉइस गया, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, शुरुआत सिर्फ इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि एक ओवरव्यू हम देंगे, लिखने और लिखाने की बात आपके साथ हम नहीं करेंगे। क्या है तो मौर्य डायनेस्टी, पहला वंशानुगत वंश। वंशानुगत का कहने का मतलब है कि एक के बाद एक गद्दी पे बैठे, तो क्रमबद्ध के आधार पे भारत की जो इतिहास है वो मौर्य को ही पहला वंश मानती है। हालांकि मौर्य वंश से पहले, मौर्य डायनेस्टी से पहले 3 डायनेस्टी का इतिहास आपको पढ़ना है, और उस 3 डायनेस्टी के अंदर 4 + 3 + 2, हमने क्या बोला ये 4 3 2, तो इस 4 3 2 मतलब 4 राजा पहले, 3 राजा उसके बाद और 2 राजा उसके बाद, मतलब 4 3 और 2, हमें 9 राजाओं का नाम जानना है। तो मौर्य पहला वंशानुगत वंश है, लेकिन भारतीय इतिहास ये भी कहता है कि इस मौर्य के आने से पहले 3 छोटे छोटे डायनेस्टी हमारे पास थे, जिसमें से एक का नाम था हरण्यक वंश, दूसरे का नाम था शिशुनाग वंश, तीसरे का नाम था नंद वंश। फिर से बोलता हूं, मौर्य वंश के आने से पहले भारतीय इतिहास के पन्ने 3 डायनेस्टी के बारे में लिखते हैं, हरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में आपकी जो पहली है
हरण्यक डायनेस्टी। हरण्यक डायनेस्टी में पहली वंश थी, मतलब मगध साम्राज्य की पहली वंश आपकी हरण्यक डायनेस्टी है, जिसके फाउंडर का नाम था बिंबिसार। बिंबिसार और बिंदुसार ये दो लगभग मिलता जुलता नाम आपको आज से लेकर नेक्स्ट क्लास तक सुनने को मिलेगा। बिंबिसार और बिंदुसार में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। बिंबिसार आज से क्लास में बता रहा हूं और बिंदुसार संभवतः नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास बताऊंगा, जिसमें यह बताऊंगा कि बिंदुसार वाज द फादर ऑफ सम्राट अशोक, whereas बिंबिसार was the founder of हरण्यक डायनेस्टी। तो बिंबिसार और बिंदुसार में पहले ही मैंने डिफरेंस क्रिएट करके आपको रख दिया है। अभी हम बिंबिसार के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और बिंबिसार के बारे में पहली ही बात मैंने आपको ये बताई है कि बिंबिसार हरण्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के बाद दूसरे उसके बेटे, मतलब हम इस वंश को ही कहते हैं पितृहंता वंश। हर एक बेटे ने अपने बाप को मारा और गद्दी पे अपना अधिकार जमाया। तो बिंबिसार को उसके बेटे ने मारा, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा, उसका नाम था कालाशोक। और संभवतः ये अजातशत्रु और कालाशोक आपने आज से पहले भी आपके क्लास में सुना होगा, क्योंकि ये दोनों नाम मैंने उस समय बताए थे जिसमें बौद्ध रिलीजन में बता रहा था। और महात्मा बुद्ध के मरने के बाद हमने 4 बौद्ध काउंसिल किए थे, 483, 383, 250 एंड 98 AD। और वहीं पे मैंने बताया था कि अगर ये 4 बौद्ध काउंसिल हम कर रहे हैं तो ये 4 अलग अलग जगहों पे होंगे, 4 अलग अलग इसके क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे, 4 अलग अलग इसके राजा होंगे। और यही राजाओं के श्रृंखला में फर्स्ट बौद्ध काउंसिल अजातशत्रु के अंदर किया गया था, सेकंड बौद्ध काउंसिल आपके कालाशोक के अंदर किया गया था। तो आखिर वो दो नाम किधर कहीं से तो आएंगे, तो यही से आए कि हरण्यक वंश में बिंबिसार का बेटा आपका अजातशत्रु का बेटा आपका कौन, तो कालाशोक। देखिए संभवतः ये क्लास थोड़ी सी उनके लिए बोरिंग लग रही होगी जिनकी आज पहली क्लास है, क्योंकि मैं बताता हूं, मेरी इतिहास आप सुन लें। 2008 में मैंने अपने प्रिपरेशन की शुरुआत की थी, संभवतः आज से 12 साल पहले। 2008 में जब मैंने प्रिपरेशन की शुरुआत की तो मैं ऐसे ही जिस क्लास में गया था, क्योंकि मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूं, तो जिस क्लास में मैं गया था उस क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था और उस समय मौर्य डायनेस्टी पढ़ाया जा रहा था। तो मुझे लगा कि यार इससे बड़ा मतलब बाहियात समय मैंने अपने जीवन में नहीं बिताया है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन आ रहा है, किसको मार रहा है, कौन कलिंग का युद्ध कर रहा है, क्यों नहीं मुझे मालूम चल रहा था, क्योंकि उसकी पहले की बातें ही मुझे, पृष्ठभूमि ही मेरा तैयार नहीं था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था इन चीजों में और उससे ज्यादा पढ़ने से ज्यादा इंटरेस्ट था कि मेरी कहीं ना कहीं तो सक्सेस होनी चाहिए भाई, तो ये ज्यादा इंटरेस्ट था। बनिस्पत की पढ़ना तो किसी को अच्छा लगता ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन आपके पास टारगेट अगर है और आपका इंटरेस्ट उस टारगेट में नहीं, यार मुझे वो करना है, मुझे एसएससी करना है, मुझे एमपीएससी निकालना है, मुझे यूपीएससी मेंस देना है, तो आपकी अगर इंटरेस्ट रहेगी तो ये क्लास आपको नहीं भी समझ में आएगा तो आपको ठीक ठाक लगेगा, चलो हमने कुछ तो सीखा यार, ठीक है याद नहीं होंगे, लेकिन सेकेंड टाइम जब सब क्रमबद्ध रूप से पढ़ाएंगे तो हमको सब सारी चीज समझ में आएगी। तो इस उद्देश्य से आप क्लास में बैठिए, कुछ नहीं समझ में आया चलेगा। मैं बोलता हूं कि आज मैं जितनी बात बताई है किसी को समझ में नहीं आया होगा चलेगा, लेकिन जिस समय आप सेट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उस समय इस क्लास का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। यार ये तो मैंने पढ़ा है, मैंने सुरसेन की राजधानी पढ़ी है, मैंने अस्मक का पढ़ा है, मैंने वज्जीसन पढ़ा है। तो जिस समय आप पेपर सॉल्व करते हैं उस समय क्लास का आपको इंपॉर्टेंस मालूम चलेगा। या फिर जब आज के बाद आप कोई भी जैसे छोटी बुक हो या झा श्रीमाली एंशिएंट हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक है, खासकर जो पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या एमपीएससी जैसी बड़ी एग्जामिनेशन की, तो झा एंड श्रीमाली की बुक आप परचेज कर लें। उस समय झा एंड श्रीमाली की बुक बहुत अच्छी बुक मानी जाती थी, आज के दिन में तो बहुत सारे राइटर हो गए, बट फिर भी झा एंड श्रीमाली इज वेरी ऑथेंटिक बुक, जहां पे एनसीईआरटी बेस्ड फैक्ट लिखे हुए हैं, उसी को आपको फॉलो भी करना है। तो मैं कह रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट आपके सक्सेस में होना चाहिए, और जब इंटरेस्ट आपके सक्सेस में होगा ऑटोमेटिक क्लास आपको अच्छी लगेगी।
मैं फिर से यही बोल रहा हूं, क्लासेस हमेशा से बोरिंग होती है, लेकिन उस बोरिंग क्लास को इंटरेस्टिंग आपको बनाना है, ना कि कोई फैकल्टी बना सकता है। मैं ये जरूर कोशिश करता हूं कि मैं सबको साथ लेकर चलूं, जो नए हैं उनको भी, जो पुराने हैं उनको भी, जो एमटीएस का दे रहे हैं उनको भी, जो यूपीएससी का दे रहे हैं उनको भी। इस तरह से एवरेज अमूमन बात आपको करता हूं, और मेरा मेन फोकस रहता है आपको आपके इंटरेस्ट और आपके एम को फोकस करने पे। तो चलिए, मैं बोल रहा था कि बिंबिसार वाज द फाउंडर, उसका बेटा अजातशत्रु, उसका बेटा कालाशोक और उसका बेटा नंदीवर्धन। नंदीवर्धन साफ हो गए, हरण्यक वंश भी समाप्त हो गया, और आ गया नंदीवर्धन को मारने वाला शिशुनाग, और उसने एस्टैब्लिश कर दिया जिस डायनेस्टी की, उसका नाम दिया हमने शिशुनाग डायनेस्टी। क्यों शिशुनाग हमने नाम दिया? क्योंकि शिशुनाग ही वो व्यक्ति था जिसने हरण्यक वंश के आखिरी शासक नंदीवर्धन को मारा था, तो नाम हो गया शिशुनाग। शिशुनाग वंश के अंदर पहले हमने 4 नाम हमने पहले ही बताया था कि 432 में हम पढ़ेंगे। तो हमने 4 क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बिंबिसार, बिंबिसार के बेटा बाद अजातशत्रु, उसके बाद उसका बेटा कालाशोक, उसके बाद उसका बेटा कौन सा? तो नंदीवर्धन। तो 4 खत्म। 4 के बाद पहला आएगा, कौन पहला था? उसका नाम था शिशुनाग, क्योंकि वही वंश हमें पढ़ना है, शिशुनाग डायनेस्टी, तो हम पढ़ रहे हैं शिशुनाग। शिशुनाग के बाद उसका बेटा आया जिसने आपके एसएससी के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तैयार कर दिया, पाटलिपुत्रा शहर को किसने बनाया? फिर से बोल रहा हूं, एसएससी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, पाटलिपुत्रा शहर का निर्माण किसने किया? तो पाटलिपुत्रा शहर जिस व्यक्ति ने निर्माण किया, वो व्यक्ति शिशुनाग वंश का था। वो व्यक्ति शिशुनाग के आने वाले दिनों में वो राजा बना, उसका नाम था उदयन। तो ये हो गए शिशुनाग, उसके बाद उदयन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर, आ रही है आवाज। अरे घाटकोपर वाले आ गए क्या तुम? हाँ सर, आ गए सर, कॉलेज का मीटिंग था सर। हाँ, तुमको तो मैं खोज रहा था, घाटकोपर किधर गया? हाँ सर। 1 मिनट। यस, क्या बोल रहा था मैं? कुछ तो बोल रहा था ना। हाँ, तो शिशुनाग वंश को खत्म किया हमने हरण्यक वंश को खत्म किया, और अंत में कौन सा है? तो नंद वंश। नंद वंश में सिर्फ 2 नाम याद करने हैं, महापद्नंद और धनानंद। और यही वो धनानंद है जिसका डेथ होगा, चंद्रगुप्त मौर्य इसका डेथ करेगा, और मौर्य एम्पायर एस्टैब्लिश होगा 326 बीसी में। लेकिन 323 बीसी में, तो 323 और 326 की कहानियां मैं बताऊंगा कि हाइडेस्पस का युद्ध कब हुआ, सिकंदर और पोरस का। बट ये अवधारणा आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आनी है। आज हमें बेसिकली ये पढ़ना है, फिर मौर्य डायनेस्टी पढ़नी है। तो आज समझता हूं मैं यहीं पे आपके क्लास को। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। जिसमें हमने महाजनपद को देखा, क्या हो गया? आवाज नहीं आ नहीं रही? सर, अभी आ रहा है आवाज। हाँ, क्योंकि आप कुछ ज्यादा जानना भी हानिकारक है। इतना एक टॉपिक आप जान गए, उसी को आप संयोग लें, संचित कर लें आप नेक्स्ट क्लास तक, तो आपके बड़ी अचीवमेंट होगी। आप में से किसी के पास कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, या कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं। घाटकोपर वाले, क्योंकि आपने लेट से क्लास ज्वाइन किया है, कुछ आप लर्न बियॉन्ड के यूट्यूब पे चले जाइएगा, या क्लास की यूट्यूब पे चले जाइएगा, और वहां से उस वीडियो को देख लीजिएगा कि आपने क्या मिस किया है। ठीक है? यस, और किसी को कुछ पूछना? ओके सर। एनी डाउट? किसी को नहीं? कुछ नहीं पूछना है? नो ठीक। सर। सर वो अगर नहीं पूछना है तो यहीं पे क्लास को मैं, क्या हो गया? सर वो मारने वाली बात बताओ ना, आप बता रहे थे सर, किसने किसको मारा? हाँ, मारने काटने की बात हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, है ना। आज जो महाजनपद की कहानियां बताई हैं उसी को सिर्फ याद रखें, मार काट हम बाद में करेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके, नेक्स्ट क्लास हम मिलते हैं 6 बजे।
बैंकिंग की क्लास में। ओके ओके सर।